बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज मैंने 5 शेयर करनी है। क्या नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, इस पर बात करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से कौन इस्तीफा मांग रहा है, इस पर भी बात करेंगे। वो जज जिसने पीटीआई को बल्ले का निशान वापस किया, वो जज है ही पीटीआई का रुकन है। अच्छा, इस पे बात करेंगे और ये आपको दिखाएंगे भी सही। और एक सहाफ़ी जो जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए गया और फिर वहाँ से भगा दिया गया, ये कल से बहुत ही तूफान बपा है, इस पे बात करेंगे। और उस्मान डार साहब की वालिदा नाअहल हो सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। बहुत ही अहम स्टोरीज है भाई। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं भाई। जनवरी के फर्स्ट वीक में हमने 1000 कंबल तकसीम करने हैं, गर्म कपड़े भी तकसीम करने हैं उन इलाकों में जो सैलाब ज़दा इलाके हैं। अचानक ही बहुत बड़ी एक डिमांड आ गई है और चीखें निकली हैं लोगों की, जिस सर्दी से ठिठर रहे हैं। मासूम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। इस वजह से इंशाअल्लाह मुझे पूरा उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है इसमें भी आप उसी तरीके से ताउन फरमाएंगे ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ। सबसे पहले मैं आता हूँ, ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है और मौलाना फजल रहमान साहब ने और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मौलाना फजल रहमान साहब बल्ले का निशान वापस किया। पेशावर हाई कोर्ट ने जज थे जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल, इनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। और ये मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं ये ज़रा आप सुने और फिर उसके बाद आप खुद फैसला करें। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान है मौलाना साहब का। अब इसका जवाब आना चाहिए ज़रूर, ये वजाहत भी आनी चाहिए। वैसे पेशावर हाई कोर्ट वजाहतें देता रहता है, ये सुन लीजिए। फैसला दिया है, पहले तो ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी, उसका जो रिडक्शन पूरा मुल्क है। दूसरी बात यह है कि यही जज पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है, और पिछले इलेक्शन में इसका एक कजन जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था, और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कदम जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो इस तरीके से पीटीआई के पार्टी का एक हिस्सा नजर आते हैं, बराह रास्त तो सही, बिलवास तो सही, खानदानी लिहाज तो सही, उनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर करते हैं। लिहाजा ऐसे फैसलों पर कौम एतमाद नहीं कर रही है और हम पर उन लोगों को दोबारा मुसल्लत करने के रास्ते दिए जा रहे हैं जो मुल्क की मईशत को तबाह करे, आलमी बिरादरी में हमारे एतमाद को तबाह करे, पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर करे, यहाँ पर सरमायाकारी का रास्ता रोके। ये आपने सुन लिया मौलाना साहब ने क्या कह दिया। मौलाना साहब बहुत ही दबंग सियासतदान है। मौलाना साहब लगी लिपटी रखते नहीं हैं। जब इत्तेहादी भी उनके कोई फंस जाएं, बहुत ही दलदल में फंस जाएं, तो उनको मौलाना साहब ही निकालते हैं। मौलाना साहब को ये मलका हासिल है, बिल्कुल ऐसी बात है। और मौलाना साहब बहुत ही दबंग बात करते हैं। मुझे याद है जब ज़ेर अताब थे सारे और नून लीग भीगी बिल्ली बनी हुई थी और सारा कुछ भी नाम नहीं लेते थे, तो उस जमाने में मौलाना साहब को भी नैब की तरफ से एक नोटिस चला गया कि जी आप भी पेश हों। तो फिर मौलाना साहब ने कहा कि जी मौलाना साहब की जमात ने ऐलान किया कि अगर ये नोटिस परसों तक वापस ना हुआ तो फिर हम कोर कमांडर पेशावर के घर का घेराव करेंगे। बस ये कहना था कि परसों के बजाय कल वापस हो गया वो नोटिस। हमने सोचा यार नोटिस नैब ने भेजा और मौलाना साहब की जमात ने कहा कि अगर ये नोटिस वापस ना हुआ तो परसों तरसों हम फिर कोर कमांडर हाउस का घेराव करेंगे पेशावर का। और फिर उसके मतलब उन्होंने सही नब्ज पे हाथ रखा। वो जैसे वो पता नहीं दरिया में दरख्त है, दरख्त पर पिंजरा है, पिंजरे में तोता है और तोते में उसकी जान है। सुना हुआ है ना आपने ना। तो मौलाना साहब ने मौलाना साहब को सही रग पे हाथ रखना आता है। तो बात बिल्कुल ठीक की है मौलाना साहब ने, कोई भी भीगी बिल्ली बने। अब इसी वजह से फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और उन्होंने कहा कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन की तौहीन है
ये तो ये है, ये जो फैसला है इसको कोई नहीं मानता वगैरह वगैरह। तो भाई पहले ही यही होना चाहिए था। जब तक इस तरीके से, और ये मैं आपके सामने उस वक्त एक डान की रिपोर्ट भी पढ़ रहा हूं, वो कहते हैं कि एज फॉर जस्टिस कामरान हयात मियां खेल, he belongs to Dera Ismail Khan and served as an additional advocate general at the time of his elevation to the High Court. अब आप अंदाजा करें कि वो उस वक्त, ये फरवरी 2022 में आए थे, बहुत कोई 4-5 जजेस थे, तो वो आए थे और पिशावर हाई कोर्ट में एज एन एडहॉक जज। तो फिर उसके बाद जो है ना जनाब, जो एडवोकेट जनरल होता है वो एक पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनका एक कज़न पिछले दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा था, एक कोई रिश्तेदार या कज़न अब इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो जज साहब तो वो इसी तरीके से, आपको नहीं पता कि जस्टिस अमीर भट्टी साहब का दामाद, जो दामाद कोर्ट मशहूर हो गया था लाहौर हाई कोर्ट, तो इस वजह से वो फिर जो है ना वो कैसे कैसे किस किस तरीके से पीटीआई की सहूलतकारी होती रही। जब वही दामाद साहब आईएसआई के उस पर ऑफिस पर हमले में मुलविस निकला, अब वहां चुप हो गई। अब उसके बाद जनाब पीटीआई यहां आ रही, तो भाई ऐसा कोई जज हो तो फिर पॉइंट आउट करना चाहिए, फिर डरना क्यों चाहिए और डरते क्यों हैं? फिर इसी वजह से जब डरते हैं तो उस वक्त फिर मरते भी हैं, और आपका यही सूरत हाल है कि फिर वो यही। अब मैं आपको यहाँ पर ये अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, आज साइफर का केस उनने रोक दिया खैर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, ये वही साहब हैं जिनके घर पे कब्जा कर दिया था पीटीआई ने, याद है ना आपको ना? जी हाँ, गुल हसन औरंगजेब साहब। तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ये लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज को चाहिए कि वो इंतखाबात के शेड्यूल की तरह ट्रायल के शेड्यूल का भी ऐलान कर दे, और इसके लिए जज साहब खुद को मॉनिटरिंग जज भी तैनात कर सकते हैं। पनामा केस का फैसला उनके लिए मशाल राह है, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो फादिल जज को सामने इतनी नाइंसाफी सामने आने के बावजूद इस ट्रायल को कलअदम करार देने से फादिल जज क्यों इत्तनाब कर रहे हैं? यानी उनको फिर खत्म ही कर दें साइफर केस को। आजकल भाई बात यह है कि 2018 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट भी एक ही पेज पर, अदलिया भी एक ही पेज पर, सब ने मिल के नवाज शरीफ को मारा, और जिस तरीके से उनको नाअहल किया, जिस तरीके से ऊपर मॉनिटरिंग जज लगे, जिस तरीके से अदलिया ने भी उसी तरीके से एक ही। अब हालत ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से तो उनकी नहीं बन रही, लेकिन अदलिया उनकी वो सहूलतकारी कर रही है कि वो फिर अब पहले था कि वो लाहौर हाई कोर्ट ने आरोज का सारा कुछ कैंसिल कर दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, अब एक फिर से पेशावर हाई कोर्ट ने PK91 के उस आरोप को मुअत्तल कर दिया, फिर चला गया इलेक्शन कमीशन वहां सुप्रीम कोर्ट में। अब उसका क्या बनता है उसमें देखना जाहिर है, फिर इसी तरीके से अब उसके बाद ये साइफर केस जनाब रुक गया। भाई अदलिया ने एक माजरत के साथ तमाशा बनाया हुआ है, और ये उसी तरीके से सहूलतकारी कर रहे हैं पीटीआई की कि वो आप में वो खेलते थे ना, ये लूडो के पीछे बना होता है सांप और सीढ़ी की गेम वाला, एक सांप और सीढ़ी वाली गेम। तो जब वो बच्चे खेलते हैं ना या बड़े खेलते हैं, तो जब अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि 97 या 98 पे बहुत बड़ा सांप होता है जो पड़ा होता है, जब वो जो उस तरीके से उस सांप के मुंह में आ जाए ना, तो फिर उसके बाद जो है ना वो ले आता था आपको 24 पर, 34 पर, 30 पर, इस तरह से। तो फिर उसके बाद आप खेलते थे, और फिर उसके बाद 97-98 को जाता, तो फिर उसके बाद वो आगे आ जाता सांप, और फिर उसके बाद वो 30-24। ये अदलिया माजरत के साथ बन गई है वही सांप, ठीक है ना? इन्होंने सहूलतकारी की हुई है कि जैसे ही इमरान खान का कोई मुकदमा कोई इस तरीके से वो कैलकुलेट होने लगता है, इस तरीके से वो को वाइंड अप होने लगता है मुकदमा, तो ये वो सारा उसको सांप की तरह ना नीचे ले आते हैं, जी फिर से शुरू करो उसको। ये अजीब एक तमाशा है, और इस तमाशे को खत्म हो जाना चाहिए, इस तमाशे को खत्म हो जाना चाहिए। और ये तमाशा, अब ये रविश एक सही नहीं है कि जो भी फैसला अदलिया दे तो इस्टेब्लिशमेंट उसके उलट कर दे, और वो कहे कि ठीक है आपने अगर कसम खाई है तो हमने इस तरीके से कसम खाई है। अब ये तो मुल्क का तमाशा बनाने के मुतरादिफ है। अब ये एक अजीब है, फलां को आप आज से आगे 15 दिन तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब ये जजेस जनाब हुक्म दे रहे हैं,
ठीक है, अब ये पीटीआई वालों के लिए ये हुक्म होता है भाई, वो 15 दिन में डाका डाले, वो कत्ल करे, वो चाहे जाके सड़क पे किसी को लूट ले, चाहे वो कोई जितना भी कोई गलत काम कर, भाई ये जज का आप ये काम है कि 15 दिन तक, ये मैं नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी किसी भी मुकदमे में आपने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना। वो केस जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस सरदार तारिक साहब ने वो छतरोल की इस्लामाबाद और लाहौर के जजों की, और वो छतरोल की, उन्होंने कहा ये कोई बात हुई कि आप किसी मुकदमे में इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर वो बाहर निकल के किसी को कत्ल कर दे फिर भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। भाई यार खुदा का नाम माने, जब अदलिया इस तरीके से मुल्क के खिलाफ जाएगी, रियासत के खिलाफ जाएगी, मैं तो हैरान हूं। और फिर उसे होता है भाई, बाज़ औक़ात ज़्यादती होती है, उसका इजाला, उसका वो अदलिया एक किरदार अदा करती है। यहां तो नजर आ रहा है लाहौर हाई कोर्ट उनसे सहूलतकारी अब वहां से नहीं मिल रही किसी वजह से, तो फिर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट, और ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये तो पूरे मुल्क के लिए है। एक हाई कोर्ट इसको किस तरीके से जाके उन्होंने बल्ले का निशान वापस कर दिया जनाब। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे हवालों से सहूलतकारी जारी है जनाब। कभी वो किसी आरोप को मुअत्तल कर देते हैं, कभी किसी को आरोप को मुअत्तल कर देते हैं, कभी कहां पे वो हो जाता है। तो अब जनाब जस्टिस कामरान हयात साहब, मियां खेल साहब को इसका मौलाना साहब के इल्जामात का जवाब देना चाहिए, पेशावर हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज आनी चाहिए। ऐसा जज बैठा क्यों है पीटीआई के मुकदमे में? और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ फिर जज की बात नहीं है कि आम तो फिर इस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलते हैं कि ये जूथिया जज है, ये इमरानडू जज है। ये अच्छी बात है क्या? ये इस तरह के अगर ट्रेंड्स चलें तो ये अच्छी बात है अदलिया के लिए, ये बहुत बुरी बात है मैं समझता हूं। इस तरह के ट्रेंड्स नहीं, और इस तरह के ट्रेंड्स चलवाने में किसका सबसे बड़ा हाथ है? ये हाथ ही इसी अदलिया का है। और अगर ये कामरान हयात मियां खेल साहब, जस्टिस कामरान हयात मियां खेल, इन्होंने ये किया है तो बेंच तो फिर चीफ जस्टिस ने बनाया होगा, तो उनको नहीं पता इनका फलां भाई पीटीआई का मेंबर है और फलां कजन पीटीआई का मेंबर है, और ये खुद पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई है और ये खुद भी पीटीआई का रुकन था, तो फिर इनको नहीं पता कि जी उसी को अगर आप केस दे रहे हैं और वो बल्ले का निशान, यार कुछ तो ख्याल करें इस मुल्क का। मैं तो हैरान हूं इस मुल्क का क्या सूरत हाल बन रही है। और नून लीग अब ये एक तमाशा बनाया जा रहा है, और सोशल मीडिया वो जनाब उसको बहुत ही फैला रहा है पीटीआई का, कि नून लीग जनाब वो भाग रही है इलेक्शन से, नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। देखो जी, वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि वो अगर इस्तीफा आएगा तो इस तरीके से इलेक्शन डिले हो जाएगा। इस वक्त पीटीआई बहुत मकबूल है, ये पीटीआई का सोशल मीडिया बहुत मकबूल है जनाब, और वो नून लीग उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर जीत गई तो वो फिर उसकी हुकूमत चल नहीं पाएगी, बड़ा एहतजाज होगा। कोरोना एहतजाज आके ना अब रोडों पर ना, 9 मई का भी तो आपने एहतजाज किया था, जरा आओ तो सही, अगर तुम्हारी चमड़ी ना उधेड़ के रख दें अगर ऐसे दहशत गर्दों की, तो करो ना, निकलो ना, एहतजाज करो ना। और इलेक्शन एक साइंस का नाम है, मजाक नहीं है। अब ये आज इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है, और वो इकोनॉमिस्ट बैनुल अक़वामी जरीदा कह रहा है, वो कह रहा है कि ये नून लीग और उसके इत्तेहादी वाज़े तौर पर इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद इस पे करूंगा, इस पे एक और वीडियो भी हम करेंगे। लेकिन अब बात ये है कि चूंकि एक वो प्रोपेगेंडा, अब मैं कहता हूं कि अगर इकोनॉमिस्ट की ऐसी रिपोर्ट अगर पीटीआई के हक में आई होती तो यकीन करें आज आपको वो सारे सोशल मीडिया से होकर मीडिया तक भी पहुंच जाती। लेकिन अजब नालायकी है नून लीग के सोशल मीडिया सेल की, वो तो नजर ही कहीं नहीं आ रहा है कि नून लीग के कुछ जो वो सूरत हाल होती है कि जहां पर वो हक बजानिब होते हैं या जहां पर उनसे ज्यादती हो रही होती थी पहले, आपको पता है, तो वो तो जो न्यूट्रल सहाफी हैं, जो इस तरह के बाकी लोग हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनका सोशल मीडिया तो दफन हो चुका है। आज तो वो यकीन करें कि इकोनॉमिस्ट के बड़े बड़े ये सारी चीजें, वहां तो फेक न्यूज रोजाना चल रही होती है। ये कल परसों की बात है, इमरान रियाज साहब और साबिर शाकिर साहब ने क्या दुनिया न्यूज की
फेक न्यूज़ चलाई है मिफ्ता इस्माइल के हवाले से दुनिया न्यूज़ का लोगो इस्तेमाल करके। उसके बाद दुनिया न्यूज़ को वजाहत देना पड़ी कि जी हमारा लोगो इस्तेमाल करके कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो भाई आप ये खुद बताएं इसमें कि वो कह रहे हैं कि जनाब वो इस्तीफा मांग रहे, हालांकि कोई इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को चढ़ा दिया है भाई ऊपर, बहुत सारी चीज़ों को। अगर वो कोई मैं कहता हूं कि आप यकीन कीजिए कि अपनी वजह से कोई इस्तीफा देता है और उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें भी इलेक्शन बहुत आगे चले जाएंगे। इलेक्शन भाई कैसे आगे जाएंगे? मार्च में आपका सेनेट का इलेक्शन है और अपना चीफ आर्मी चीफ साहब पहले कह चुके हैं, अमेरिका में भी कह चुके हैं कि उस सेनेट के इलेक्शन से पहले इलेक्शन होने हैं, क्योंकि सेनेट एक आईनी बॉडी है और अगर वो इनकम्प्लीट हर 3 साल के बाद वो इलेक्शन होते हैं और आधा सेनेट 50% वो रिटायर होता है। इलेक्ट कहाँ से होता है सेनेट? यहाँ से कौमी असम्बली से और 4 सूबाई असम्बलियों से सेनेट के मेंबरान इलेक्ट होते हैं। जब ये सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली होगी नहीं तो वो सेनेट तो अधूरी रह जाएगी और सेनेट एक आईनी बॉडी है, उसको कंटिन्यूअसली रहना होता है। तो ये एक अजीब सा मजाक है, एक अजीब सा तमाशा है जो लगा हुआ है जनाब। अब आ जाए जनाब, कल से फिर एक और प्रोपेगंडा हुआ कि जी ये अब आप देखें मिर्जा शहजाद अकबर ऊपर लिख रहे हैं सच्ची कहानी, जैसे आपने कभी झूठ बोला नहीं हो। ये वही मिर्जा शहजाद अकबर साहब हैं कि जो 3.5 साल ये कागज लहराते रहे कि जी देखो मैंने नवाज शरीफ की चोरी पकड़ ली है और जी अगले महीने हम नवाज शरीफ को ला रहे हैं और जी उससे पहले हम इसहाक डार को ला रहे हैं, वो उससे पहले फलां चोर को ला रहे हैं, उससे पहले हम शहबाज शरीफ का ये केस वहां पर साबित कर रहे हैं। ये सारे बैठ के झूठ बोलता रहा ये बंदा, ये कागज लहराता रहा, लहरा के आज वो लिख रहा है सच्ची कहानी, जैसे आपने हमेशा सच बोले हो। वो लिखता है कि मुबैना तौर पर एक नामवर सहाफी कुछ रोज कबल पिंडी में डॉक्ट्राइन वाले जनरल साहब की दावत पर उनसे मिलने आए। अच्छा, जनरल बाजवा का कह रहे हैं उनसे मिलने आए और ये जिस नामवर सहाफी का जिक्र कर रहे हैं ये कामरान शाहिद साहब की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो सोशल मीडिया था पीटीआई का, कल से उन्होंने यही तमाशा बनाया हुआ है। ठीक है, उनसे मिलने आए तो कॉलोनी से पहले ही चेक पॉइंट पर धर लिए गए और अबाउट टर्न का हुक्म मिला। ठीक हो गया ना कि जी आप वापस चले जाओ। उन सहाफी ने जनरल साहब को फोन मिलाया, फिर बड़ी ले दे हुई और आखिर खुद आके ले गए। यानी जनरल बाजवा ये शहजाद अकबर कह रहे हैं खुद आके ले गए। बेचारा ड्राइंग रूम में बैठा ही था और गंदी नजरों से तहजीब की पेटियों को ताड़ ही रहा था कि लड़की के भाई हथियारों से लेस ड्राइंग रूम में आ गए और उठा कर ले गए, मोटरवे तक छोड़ आए। तो फिर वडे जरनैल नू समझाया कि बाबा जी तुसी मेहरबानी करो ते मुंह दी बवासीर कोलू बाज रहो, साढ़े कोलू पहला ही चीज़ां संभालियां नहीं जा रही ते तुसी हर 2 महीने बाद नवा कटा खोल देंदे हो। समाचार सामत हुए। ठीक हो गया ना? अब आप अंदाजा कीजिए इसके खुद अंदर ही जो है ना इस तरह की सूरत हाल के जी वो आ गए और उन्होंने सहाफी को भगा दिया और वो फिर इंटरव्यू में अब आप अंदाजा करें कि खुद वो समझाने की जरूरत ही ना पड़ती और कोई कामरान शाहिद साहब को कह देता कि मैं कामरान शाहिद साहब से रब्ता करके उनका मौक़िफ़ भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, ये ज़रूर अभी मेरा रब्ता उनसे नहीं हुआ। ये हैं लोग इस तरीके के कैसे कैसे ये प्रोपेगंडे करते हैं। और वही जनरल बाजवा जिनके आप 3.5 पौने 4 साल तक जूते चाटते रहे, जिसको आपने कहा था ये हमारा माई बाप है, ये आप पीटीआई ने ये हमारा माई बाप है। आगे से एंकर बोलते थे भाई बाप न कहे क्योंकि बाप 3 साल बाद फिर आपका तब्दील हो जाता है, कम से कम 6 साल बाद तो तब्दील हो जाता है। ये वो लोग हैं। उस्मान डार की वालदा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं और उनका हो सकता है, अब आप देखें ना ये इसी तरीके का प्रोपेगंडा करते हैं। हमारे दोस्त ने फखर दुरानी साहब उन्होंने कहा कि क्या ख्वाजा आसिफ के दबाव पर उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएंगे। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ के करीबी ज़राए ने दावा किया है कि ना ख्वाजा आसिफ और ना उनके किसी कवरिंग उम्मीदवार ने
उस्मान डार की वालदा पर एतराज़ किया और न कोई दबाव डाला, तो फिर सवाल उठता है कि एतराज़ किसने किया। मुख्तलिफ ज़राए से बात करके ये कन्फर्म हुआ कि सियालकोट के किसी आम शहरी जो कि उस हल्के का वोटर है, उसने 2 एतराज़ात दायर किए हैं उस्मान डार की वालदा के खिलाफ। पहला एतराज़ ये कि डार फैमिली डिफाल्टर है, सोशल सिक्योरिटी की जो उनकी फैक्ट्रीज की तरफ से हिस्सा बनता था वो अदा नहीं किया। और दूसरा एतराज़ ये है कि उमर डार और उनकी वालदा के नाम सियालकोट के इलाके, ये को गोबतपुर है, में 10 मरलों का प्लाट है जो कि उन्होंने कंसील किया। हालांकि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस प्लाट का इंतकाल 2014 से उनके नाम हुआ। आज उनके कागजात की जांच पड़ताल की गई थी जिसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाए। इन 2 वजूहात की बुनियाद पर उनके कागजात कल मुस्तरद किए जा सकते हैं। अपनी कंसीलमेंट और डिफॉल्ट की बुनियाद पर कागजात के मुस्तरद किए जाने के पेशबंदी के लिए उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया पर यह दावे शुरू कर दिए हैं कि जी ख्वाजा आसिफ के दबाव पर हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएंगे। अगर आपने वो प्लाट छुपाए हैं, किसी ने 3 दफा के इलेक्टेड वजीर आजम ने, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में, कहते हैं ये एक तनख्वाह ले सकते थे लेकिन ली कोई नहीं, तो छुपाई है इन्होंने। इस वजह से ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक कानून नहीं मिला। ब्लैक लॉ डिक्शनरी, जब कानून न मिले, वही वाली बात है, भाई आपने मुझे गालियां क्यों दी? उसने कहा जी मैं तो पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। उन्होंने कहा आप मेरा पानी क्यों गदला कर रहे हो? जी पानी तो आप भी आपकी तरफ से आ रहा है। अच्छा तो फिर गालियां तूने नहीं दी तो तुम्हारा बाप होगा क्योंकि शक्ल तो इससे मिलती थी। तो मकसद कहने का यह है कि आज वही शोर मचाओ। भाई अगर प्लाट लिए 2014 में तो और उनको आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में जाहिर ही नहीं किया, अब अगर आप इस बुनियाद पर नाअहल हो जाते हैं तो इसमें ख्वाजा आसिफ का क्या कसूर है? ख्वाजा आसिफ ने उनको 1 अरब का हर्जाने का नोटिस दिया है उस्मान डार और उनकी वालदा को कि जी आपने मुझ पर इल्जामात लगाए हैं। पुलिस ने कहा कि उमर डार एक इश्तिहारी था, हम उसको पकड़ने के लिए चले। मैं आपकी 1 मिनट के लिए मान लूं कि ये उन्होंने ख्वाजा आसिफ का कोई बंदा था कि जिसने जो है ना वो शहरी था या ना मालूम या जो भी था, जिसने वो उस्मान डार साहब की वालदा और उनके खिलाफ जो है ना यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में एतराज़ आयद किया या दाखिल किया। तो बात यह है कि अगर वो आपने प्लाट नहीं छुपाया तो अब बबांगे दोल कहें कि हमने नहीं छुपाया। अगर आप डिफाल्टर नहीं हैं तो आप कहें कि हम डिफाल्टर नहीं हैं, आप वो चैलेंज करते हैं। और अगर आपने प्लाट अपना छुपाया है, यहाँ पर हमारे दोस्त फखर दुरानी साहब ने उस प्लाट के कागजात शेयर किए हैं, ठीक है ना, कि जो उनके नाम पर है उन्होंने लिया है। और अगर वो आपके नाम पे था और फिर भी आपने छुपाया है तो फिर आप तो डेफिनेटली आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे और आप फिर शोर मचाएंगे जनाब हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए और ये ख्वाजा आसिफ ने करवाए हैं। तो ये शोर का जो एक फैक्टर है ना, ये बहुत सारा अब कहा जा रहा है कि जी देखें वो तो ये हुआ चकवाल में प्लानिंग हुई सारी, किस तरीके से इनके कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। फिर इलेक्शन डे की कुछ अरस्तु कह रहे हैं इलेक्शन डे की प्लानिंग है कि ये बड़े बड़े जुलूस निकालेंगे, रैलियां निकालेंगे, रश बनाएंगे पीटीआई के कैंपस पर, और फिर जब ये हार जाएंगे कहेंगे देखो जी अवाम के खिलाफ फैसला आया है, यहाँ वोट तो एक तासुर दिया जाएगा इलेक्शन डे पर, पोलिंग डे पर कि जी देखें अवाम तो देना चाहते हैं वोट इनको, और इस तरीके से वो रश वो यहाँ पर बनाएंगे। और फिर उसके बाद वो एहतजाज का एक प्लान बनाएंगे कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, और जैसे 1970 के इलेक्शन थे और ये था वो था, या फिर उसके बाद वाले, तो फिर जिस तरीके से वो जनाब यहाँ पर इस तरह से मसला बन गया था, तो फिर उसके बाद यही तरीका भाई एहतजाज का भूल जाएं। जब इलेक्शन हो जाएंगे एहतजाज का इलाज करना भी इदारों को आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप ये सारी चीजें फेक करके इस तरह से करेंगे तो आप, जब खान साहब थे तो आप वो खुद पिशावर से चले और सवाबी इंटरचेंज से जब अंदर आए इधर इस्लामाबाद की तरफ, तो उनके साथ टोटल 8,000 बंदा कोई नहीं था। आप एहतजाज करने आए और आप कहें तो ये तो सारी हुकूमतें भी अपनी थी, उस वक्त भी कोई नहीं था। तो अब आप निकले नजर एहतजाज पे, ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट ने लिखा है इस एहतजाज का ऐसा इलाज किया जाएगा कि रखेंगे याद,
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।